नादिया की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो तो एक खिलती कली थी। इसे जो भी देखता इसका दिल मोम का हो जाता। मैं नादिया को बहुत अरसे से जानती थी क्योंकि वो इस मदरसे में कुरान हिफ्ज़ करने आई थी। बहुत नेक बच्ची थी, मगर आजकल कुछ गुमसुम सी रहने लगी थी। मैं इससे बात करती भी तो इसका ध्यान कहीं और होता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या बात है, मुझे बता दो, मगर वो बस खामोश गुमसुम सी रहती। चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी। एक तो वो थी भी यतीम, माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे, तो अपनी चच्ची के साथ रहती थी। मगर इसकी चच्ची कैसी थी ये मैं नहीं जानती थी। अलबत्ता आजकल इसके उदास रहने पर मैंने इससे बात करने का सोचा। दिन के 11 बजे थे, बाकी सब लड़कियां इधर उधर हो गई, तो मैंने इसे कमरे में अकेला देखकर पूछा, क्या बात है मरियम, तुम इतनी परेशान और खोई खोई सी क्यों लग रही हो? बस मेरा ये पूछना था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। मासूम सी बच्ची थी वो। इसकी आंखों से निकलते आंसू देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो इतनी मासूम थी कि इसे कोई दुख पहुंचे मैं ये गवारा नहीं कर सकती थी। रोते हुए आंसू के बीच इसने बताया कि इसकी चच्ची ने इसकी शादी तय कर दी है। मेरी शादी तय हो गई है मैडम। अब तो मैं कुरान हिफ्ज़ करने यहाँ नहीं आ सकूँगी। वैसे भी मेरी तो दोहराई चल रही थी। मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, ये बात मेरे चचा को भी पता है, और इसी वजह से शायद अब मैं मदरसे ना आ पाऊँ। मगर मेरी शादी है। मैंने इससे सवाल किया कि तुम्हारी शादी कब है, क्योंकि इसकी उम्र तो बहुत ही कम थी। कहने लगी मेरी शादी तो आज शाम को है। मैं इसकी बात सुनकर दंग रह गई। आज शाम को तुम्हारी शादी है और तुम मदरसे कैसे आ गई? क्या तुम्हारी चच्ची ने तुम्हें रोका नहीं? नहीं, मैंने इनसे बहुत मिन्नत की थी कि मैं आखिरी बार मदरसे जाना चाहती हूँ, इसलिए मेरी चच्ची ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त तो दे दी। मगर जब मैं घर जाऊँगी तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं अब मरियम नहीं रहूँगी। मेरे साथ किसी आदमी का नाम लगा दिया जाएगा। पता नहीं वो मुझसे कितना बड़ा होगा। मैं इसके साथ जचूंगी या नहीं। मुझे तो मर्दों से डर लगता है। इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो तो इतनी मासूम थी। इसकी चच्ची बिना बताए इसकी शादी किसी से भी कैसे तय कर सकती थी। मगर मैं क्या जानती थी कि जिससे मरियम की शादी होने जा रही है वो तो इंसान ही नहीं होगा, बल्कि कुछ और होगा। मेरी परेशानी हदों को छू रही थी। मैंने अपने शोहर से इजाज़त ली और मरियम से कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तुम्हारी चच्ची से मिलकर इन्हें समझाने की कोशिश करूँगी कि इतना इंतहाई कदम ना उठाएं, लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो खुश हुई। कहने लगी कि मुझे आप ही का सहारा है। आप पढ़ी लिखी हैं, उनको ये बात समझा सकती हैं। मगर मेरी चच्ची को कोई भी बात समझ नहीं आती। इनको तो यही लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। आप चलेंगी तो शायद इनकी अक्ल पर से पर्दा हट जाए। मरियम रो रही थी। मैं इसके साथ चली गई। मैं तो सोचती थी कि वो किसी पसमानदा से घर में रहती होगी, तभी तो इसकी चच्ची की सोच ऐसी है। क्योंकि अमूमन बड़ी उम्र के मर्दों से अपनी बेटियों की शादियां करने वाले लोग या तो गरीब होते हैं या फिर कर्ज तले दबे होते हैं। लेकिन जब मैं मरियम के घर गई, वो मुझे अपने घर के अंदर ले गई, तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मरियम, क्या ये तुम्हारा घर है? जी उस्तानी जी, ये घर मेरा ही है। वो घर तो बहुत बड़ा था। एक किनाल पर फैला ये बंगला किसी सूरत भी किसी गरीब शख्सियत की मलकियत नहीं हो सकता था। मैं हैरान होकर देखने लगी कि इतने अमीर घर में ऐसी हरकत कैसे हो सकती है, जबकि यहाँ के लोग भी जाहिर सी बात है पढ़े लिखे ही होंगे। जब मैं इस घर को देख रही थी तभी मेरी नज़र इस घर में मौजूद हजूम पर पड़ी, जो कि घर के बाग में इकट्ठा हुआ था। घर के सामने एक लॉन था जो कि तकरीबन 5 मरले का होगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे। मैंने जब इन लोगों के चेहरों की तरफ देखा तो मुझे हैरत हुई थी। ये तो सारे ही किसी पसे हुए इलाके के लग रहे थे। सब के सब इस घर के लॉन में जमा थे, जैसे कोई तमाशा देखने आए हों। मैंने इन लोगों के चेहरों पर खौफ की परछाई देखी थी। ये भी तमाशा देखने तो आए थे, मगर नहायत खौफजदा थे, जैसे इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हो। मैंने इनमें से चंद एक से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इनके चेहरों पर वहशत बरस रही थी। वो हम यहाँ तो शादी देखने आए हैं जी। आज मरियम बीबी की शादी है। बेगम साहिबा ने हमें शादी का खाना खाने के लिए बुलाया है। ये देखकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक अमीर औरत थी जो कि मरियम की चाची थी। मरियम बड़ी खौफजदा हो रही थी। तभी मैं इसके साथ अंदर गई। मैं इसकी चच्ची से रूबरू होकर बात करना चाहती थी। आप इतनी छोटी
छोटी सी बच्ची की शादी किससे करेंगी? मेरे सवाल के जवाब में इसने मुझे सर से पांव तक देखा और गुरूर से दंदनाते हुए बोली, मैं इसकी शादी इंसान से करूं, जानवर से करूं, जवान से करूं या बूढ़े से करूं, इस बात से तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि अपनी बच्ची के साथ क्या करना है? यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा, वरना जो शादी आज तुम देखोगी तुमने जिंदगी भर नहीं देखी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये शादी रोक लोगी तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। रुकना है यहाँ तो रुक जाओ। तुम मरियम की उस्तानी हो, मैं उस्तादों की इज्जत करती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। चलो मरियम, जल्दी से कपड़े पहन कर आओ जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। इस औरत ने मरियम को कपड़े पहनने का कहा। मुझे लगा वो रूसी जोड़ा होगा, मगर जब मरियम कपड़े पहनकर आई तो वो काले रंग के कपड़े थे, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। मरियम बेचारी की तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकी हुई थी। तुम्हें पता है मरियम कि मैं तुम्हारी शादी किससे कर रही हूँ? तुम्हारा दूल्हा कौन होगा? इसकी चच्ची ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो मरियम ने मासूमियत से नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं चची, मुझे तो नहीं पता मेरा दूल्हा कौन है। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। शायद कि वो किसी बूढ़े के ख्याल से ही डर रही थी, मगर फिर इसकी चच्ची ने मुझसे जो बात कही तो मैं हैरान रह गई। चलो ना, दूल्हे को तो हमने पार्क में बांध रखा है, इसको घर तक भी तो लाना है। दूल्हे को लेने मेरे साथ नहीं जाओगी क्या? इस औरत की बात सुनकर मेरा जहन अजीब से ख्यालों में खो गया। दूल्हे को बांध रखा है? हाँ तो और क्या, कुत्ते को बांधा ही जाता है ना। मैं इसे यहाँ तो नहीं ला सकती, बहुत गंदा है वो और जंगली भी है, राल टपक रही है इसकी ज़ुबान से। मैं समझी कि मरियम की चच्ची तो इस आदमी की बुराइयां बयान कर रही है, इसे कुत्ते से मुशाबत दे रही है, मगर ऐसा नहीं था, बात कुछ और थी। थोड़ी ही देर के बाद इसकी चच्ची खुद ही शोर मचाने लगी। दूल्हा आ गया, चलो चलकर अपना दूल्हा देखो। मरियम को हाथ से पकड़कर वो आगे लाने लगी। मुझे इसका अंदाज बहुत बुरा लग रहा था। मैंने तो सोचा था कि मैं आने वाले लोगों से कोई बात करूंगी, पुलिस को कॉल करूंगी, मगर यहाँ तो जो मंजर मैंने देखा था वो नाकाबिले यकीन था। इस औरत ने अपने लॉन में एक बड़ा सा जंगली कुत्ता बांध रखा था, जिसका रंग सफ़ेद था। इस कुत्ते को देखकर किसी भी इंसान के होश उड़ जाएं। कुत्ता कई दिनों से भूखा लग रहा था। जब मेरी नज़र इस पर पड़ी तो वाकई इसकी ज़ुबान से राल टपक रही थी। ना सिर्फ ये कि वो गंदा और गलीज था, बल्कि वो एक जंगली दरिंदा मालूम होता था कि मैं इस लड़की की शादी एक जानवर से करूँगी, कुत्ते से करूंगी, और इसकी राल टपक रही है। क्या तुम्हें इतनी देर से मेरी बात समझ नहीं आ रही थी? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं इस औरत की सफाकी देखकर हैरान रह गई। आपको पता भी है कि आप क्या करने जा रहे हैं? कम से कम अपने शोहर की भतीजी के साथ नाम का ही एहसास कर लें। कितना मुकद्दस नाम है इसका, कुरान हिफ्ज कर चुकी है, इसलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। इसके साथ बहुत पारसा बनी फिरती है, और जब इसकी शादी करूँगी, इसे एक कमरे में इस कुत्ते के साथ बांधूंगी, तब सभी को समझ आ जाएगी कि मैंने इसकी शादी एक जानवर से क्यों की। आखिर मैं इतनी समझदार औरत हूँ, इस बात के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना उस्तानी जी। मैं पागल तो नहीं कि लोगों के सामने अपना तमाशा बनवाऊं। मैं जो कुछ कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर कर रही हूँ। मुझे इस कुत्ते से डर लग रहा है। उस्तानी जी, आप मुझे वापस मदरसे ले चले। यह कहकर मरियम रोने लगी। खबरदार, मैं तुम्हारी और तुम्हारी उस्तानी की टांगे तोड़ दूंगी। यहाँ से निकलने की कोशिश भी मत करना। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जानती हो ना, सब मेरे एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। तुम यहाँ से जाओगी तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें भूखे शेर के पिंजरे में डाल दूंगी, वरना ये कहकर मरियम की चच्ची ने इसका हाथ जोर से पकड़ा और इसे घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। यह मंजर मेरे लिए बहुत दिल खराश था, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह ऐसा कैसे कर गुजरेगी। फिर तो हद ही हो गई। इसने मरियम से कहा कि मैं मौलवी का बंदोबस्त करूंगी और तुम्हारी बाकायदा इस कुत्ते के साथ शादी करवाऊंगी। बाहर खड़े लोग भी हैरान हो रहे थे, जबकि मेरे जहन में ये सवाल उभर रहा था कि ऐसा कौन सा कमजरफ मौलवी या इमाम मस्जिद होगा जो इस औरत की इतनी बेतुकी बात मान जाएगा। मुझे बस इस लम्हे का इंतज़ार था जब इन अनपढ़, जाहल और खस्ता हाल लोगों में एक पढ़ा लिखा अलामा आएगा और इस औरत की बात सुनकर इसके मुंह पर तमाचा मारेगा। मगर ऐसा नहीं होना था, क्योंकि इस इलाके में इस औरत का असर और रसूख था।
थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हम सबको नीचे लाया गया। मरियम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच रही थी कि इस लम्हे मैं क्या करूं, इसकी मदद कैसे कर सकती हूं, जबकि मेरे अपने पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था। मुझे मरियम की बहुत फिक्र हो रही थी कि तभी इस घर के मरकजी दरवाजे से दाढ़ी वाला एक कमज़ोर दुबला पतला सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर सुन्नत रसूल थी। मुझे पूरा यकीन था कि ये ऐसी गिरी हुई बात हरगिज़ नहीं करेगा। वो लड़का शक्ल से भी बहुत शरीफ लग रहा था। जब मैंने इसके हाथ में निकाह का रजिस्टर देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं भागती हुई इसके पास गई और इससे कहा कि तुम जानते हो कि तुम किसका निकाह पढ़ाने जा रहे हो। कहने लगा, हाँ, बेगम साहिबा ने मुझे अपनी बेटी की शादी में बुलाया है ताकि मैं इसका निकाह पढ़ा सकूं। तुम जानते भी हो कि तुम्हें किसका निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया है। मैंने जब हकीकत का इंकशाफ इस पर किया तो वो भी हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, ये तो मजहब इस्लाम की तौहीन है, मैं तो ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं कर सकता। बेगम साहिबा को जो करना है वो खुद करती रहें, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मरियम की चच्ची ने जब इस लड़के को सारी हकीकत बताई तो वो सख्त बरहम हुआ। कहने लगा कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ मगर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आपका ये अमल बहुत गैर कानूनी है। मरियम की चच्ची को ऐसे गुस्सा आने लगा जैसे वो किसी रियासत की मलका हो और सब लोगों पर इसका हुक्म मानना लाजम हो। वो लड़का कहने लगा कि मैं अपनी जान दे दूंगा मगर ऐसा वाहियात काम नहीं करूंगा। जुबैदा बेगम को जब पता चला इस लड़के पर इसका हुक्म नहीं चलने वाला तो वो अपने ईमान का पक्का है, तो इस लड़के को वहां से जाने का कह दिया। लड़का तो चला गया था मगर दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने अब मुझे भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देना था ताकि मैं मरियम को लेकर कहीं जा ना सकूं। चच्ची साहबा सीढ़ियाँ उतरती नीचे आईं, रोती धोती मरियम भी इनके साथ थी। मुझे अफसोस होने लगा कि मैं किस जाहिल औरत से बात करने आ गई। वो तो सिर्फ कपड़ों से पढ़ी लिखी लगती थी, बाकी जाहिल ही थी, मगर मैं खामोश थी क्योंकि मेरे जहन में जो मंसूबा चल रहा था वो कहीं ज़्यादा आगे का था। मैं इसी पर अमल करके मरियम को बचा सकती थी। इस वक्त मैंने जुबैदा बेगम से और कोई बात नहीं की। जुबैदा बेगम मरियम को घसीटते हुए नीचे बाग में ले गई। बाग में ले जाकर इसने इसे एक तरफ खड़ा किया और कहने लगी, लोगों देख रहे हो ना, मैं अपने शोहर की भतीजी की शादी इस कुत्ते से करूंगी। ये कुत्ता जो कि कई दिनों का भूखा है, लेकिन इस लड़की की यही सज़ा बनती है कि मैं इसकी शादी कुत्ते से करूं। तुम सबका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। खाना लगा दिया जाएगा, वो खा कर जा सकते हो। मैंने फिर इस कुत्ते पर नज़र दौड़ाई तो मेरी जान निकल गई। वो एक जंगली वहशी जानवर था, लेकिन ये औरत तो पागल हो गई थी। वो लोग तो खाने की लालच में वहाँ से चले गए। 3-4 हट्टी कट्टी औरतें लॉन में खड़ी थीं, शायद कि जुबैदा बेगम के हुक्म का इंतजार कर रही थी। जुबैदा बेगम ने कहा कि इसे पकड़कर कमरे में बंद कर दो और कुत्ते को भी कमरे के अंदर छोड़ दो। ये सुनना था कि मेरी तो रूह कांप कर रह गई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई खुदा का खौफ है? इस छोटी बच्ची को तो ये कुत्ता खा जाएगा। ये तो कई दिनों का भूखा है। अब तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुबैदा बेगम ने बदले में कहा तो मैं परेशान हो गई। मैं तो निहत्ती आई थी, ना मेरे पास मोबाइल था कि मैं किसी से रब्ता कर सकूं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं इस औरत की बात सुनकर जल्द अज जल्द यहाँ से निकलूं ताकि मरियम की मदद के लिए किसी से रब्ता कर सकूं। मैंने मरियम को अकेले तन्हा रोते हुए छोड़ दिया और वहाँ से निकल आई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। बार बार मुझे मरियम का ख्याल आता तो मेरा दिल कांप के रह जाता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई औरत इतनी भी वहशी हो सकती है। घर आते ही मैंने सबसे पहले अपने अब्बा जान को ये बात बताई और आसपास जितने भी राब्ते में थे इन सब को ये बात बता दी थी। मगर आप तो जानते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हासिल करना कितना मुश्किल है। मजलूम को कहाँ इंसाफ मिलता है। रात के 12 बजे एक SHO साहब ने रब्ता किया और कहा कि आपने जो भी बात बताई है इस पर हम एक्शन लेते हुए आपके साथ जुबैदा बेगम के घर जाने को और इनकी हकीकत बेनकाब करने को तैयार हैं। हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे। वो जितनी ताकतवर और असर व रसूख वाली औरत हों, इन्हें ये ज़ेब नहीं देता कि छोटी बच्ची के साथ जुल्म करें। खुदा जाने इनके क्या इख्तलाफात हैं इसके साथ, लेकिन ये गैर इंसानी सलूक करने का हक किसी के पास नहीं है। ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। SHO साहब ने मेरे अब्बा जान से भी रब्ता किया था। मैंने अब्बा से कहा कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं
अब्बा जान और SHO साहब के साथ अपने घर से निकली, लेकिन मुझे इन लोगों के घर पहुंचते हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि ये घर शहर में नहीं वाक़ था बल्कि मदरसे से भी काफ़ी दूर था। बहरहाल घर के बाहर तो सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। पुलिस की गाड़ी देखकर चौकीदार भी चौंक गए। हम फ़ौरन घर के अंदर दाखिल हो गए। मैं जल्दी से इस कमरे की जानिब भागी जहाँ मरीम को बंद किया गया था और मैंने इसकी चीखें सुनी थी। मुझे इसके रोने की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। हम लोग फ़ौरन इस कमरे की तरफ गए। मैंने SHO साहब को सारी हकीकत बता दी थी, मगर जैसे ही हम लोगों ने जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था, बल्कि मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। कमरे में तो कोई भी नहीं था, कमरा खाली था, बल्कि कमरे में हल्की हल्की मिट्टी बिखरी हुई थी। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि इस घर में अजीब सा सन्नाटा था। तभी मेरी नज़र इस कुत्ते पर पड़ी जो कि नीचे लॉन में घूम रहा था, ऐसे जैसे कि ये घर इसी का हो और इस पर कोई कैद ना हो। मैं हैरान हो गई कि वो तो पहले रस्सी से बांधा गया था, रस्सी को तोड़कर ये कुत्ता बाहर कैसे गया। शायद चौकीदार भी इसी कुत्ते की वजह से सहमे हुए थे। मगर फिर जब हम जुबैदा बेगम के कमरे में गए तो हम सब की ही जान निकल गई और कुदरत के फैसलों पर यकीन आ गया। कुदरत किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करती। जुबैदा बेगम ने अपनी भतीजी को अजियत देने के लिए जो काम किया था, इसका बदला अल्लाह ने इसे इसी दुनिया में ही दे दिया था। इस कुत्ते को खुदा जाने क्या सूझी कि रस्सी तोड़कर वो वहाँ से भाग निकला और जुबैदा बेगम के कमरे में आ गया। जुबैदा बेगम के कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। इसने जुबैदा बेगम को बहुत ज़ख्मी कर दिया था, जो ज़मीन पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मरियम भी खौफ से बेहोश हुई थी। इसके मुंह पर छींटे पानी के मारकर इसे होश में लाया गया। वो जिंदा थी और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मगर जब इसने मुझे असल बात बताई तो मेरा अल्लाह की ज़ात पर ईमान और भी पुख्ता हो गया। कहने लगी, मुझे तो चच्ची जान ने कमरे में कैद कर दिया था। मेरे जहन में कुछ नहीं आया सिवाय अल्लाह के। मैंने ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। पता नहीं इसके बाद वो कुत्ता इतना वहशत ज़दा हुआ कि अपनी रस्सी हिलाने लगा। मैं खौफज़दा हो गई थी। मुझे होश नहीं रहा कि इसके बाद क्या हुआ। मैं इस बच्ची का ईमान देखकर हैरान रह गई थी। यकीनन ये इसके ईमान की ताकत थी जिसने इसे इस वहशी दरिंदे से महफूज रखा था, और जो हाल इसकी चच्ची का हुआ वो तो मैं बयान नहीं कर सकती। बस चंद अल्फाज ही काफ़ी हैं। इस वाक़े से जो सबक मैंने सीखा वो यही था कि अल्लाह का नाम तो सभी लेते हैं, मगर तासीर इस ज़ुबान में होती है जिसका दिल ईमान वाला हो। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।